चैप्टर 46 सबकी हैरानी और खुशी। ईशानी ने की बेइज्जती, गुस्सा, शर्मिंदा। सब हैरान थे कि उनकी होने वाली बहू कितनी टैलेंटेड है। ना सिर्फ बिजनेस वाली, मेडिकल फील्ड में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दादाजी बोले, यह बच्ची तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इतनी कम उम्र में भी वे दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है जिसे हर कोई एडमायर करता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं पापा, हमें जल्दी ही उससे मिलना होगा। हम सबको उसे बच्ची को धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो कल ही मोक्ष को कहूँगी कि वो मुझे अपनी पोता बहू से मिलने ले जाए। वही तो मेरे पोता बहू को यहाँ मुझसे मिलाने ले आया। दादी जी ने खुश होते हुए कहा। हाँ माँ, मुझे भी अपनी बहू से मिलना है। मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा आउटडेटिंग है। पता नहीं मेरे गधे बेटे उससे ठीक से ट्रीट कर भी रहा है या नहीं। कहीं मोक्ष के ऐसे सड़े हुए रिएक्शन और बोरिंग बातें सुनकर इससे ब्रेकअप ना कर ले। फिर आपने सिर झटक कर बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहू तो सिर्फ ईशानी ही बनेगी। वे कितनी एडोरेबल है। कल्पना जी ने ईशानी की तरफ तारीफ करते हुए बोला। वहीं दक्ष और नव्या दोनों ही खुश थे। अब तो वे भी सबके सामने शो ऑफ करके एटीट्यूड दिखा सकते हैं कि देखो हमारी भाभी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत है। वहीं वरुण और तेजस को कल्पना जी की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। तेजस तो अब यह सब मोक्ष को बताकर चिढ़ाने के लिए चला गया। वहीं मोक्ष जो फ्रेश होकर लैपटॉप लेकर बैठा था, तेजस हंसते हुए उसके कमरे में घुस गया और सोफे पर लोट पुट होते हुए बोला, तू कल आहार ईशानी भाभी को घर नहीं लाया या फिर दादी माँ और आंटी को ईशानी से मिलने नहीं ले गया तो वे तुझे झाड़ू से मारेंगे देखना। तू उनके लिए गधा है जो अपनी होने वाली बीवी को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है। आंटी को तो अभी से डर लग रहा है कि कहीं तेरा या सड़ा हुआ शक्ल देखकर भाभी तुझसे ब्रेकअप ना कर ले। इतना कहकर वे फिर से हंसने लगा। वहीं मोक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। जब तेजस ने मोक्ष को खुद को गुस्से से घूरते हुए पाया तो वह चुप हो गया और उससे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वहीं मोक्ष मन ही मन सोच रहा, मेरी बेबी डॉल के साथ मैंने अभी तक अच्छे से टाइम भी नहीं बिताया, पर इन्हें अभी से मेरी ब्रेकअप की चिंता होने लगी है। अभी की बात का तो पता नहीं, पर मेरी बेबी डॉल इनकी बातें सुनकर किसी दिन ज़रूर मुझे ब्रेकअप कर लेगी। फिर वे तेजस को इग्नोर करके अपने काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईशानी मेहरा मेंशन पहुंच गई थी। जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंची तो वहाँ पूरा परिवार बैठा था। उसने सबको इग्नोर किया और ऊपर के रूम के तरफ जाने लगी। तभी पीछे से आरती जी की आवाज़ आई, थोड़ी देर के लिए रुको ईशानी। उनकी बात सुनकर ईशानी रुक गई और पीछे मुड़कर बिना किसी इमोशन के उन्हें देखने लगी। जब आरती जी ने ईशानी को रुकते हुए देखा तो एक बैग में उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, ये लो, तुमने वहाँ कोई शॉपिंग नहीं की, इसमें एक ड्रेस तुम इस पार्टी में पहन लेना। क्या बात है मिस मेहरा, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रही हैं? इतना कहकर ईशानी ने उस बैग को अपने हाथों में लिया। उस बैग लेते ही देखकर आरती जी खुश हो गई। उन्हें लगा ईशानी को उनका खुद के लिए ड्रेस खरीदना अच्छा लगा। वहीं बाकी सब भी थोड़े गुस्सा थे। चारों भाइयों को लग रहा था शायद धीरे धीरे ईशानी पहले की तरह उनसे घुल मिल सकती है अगर वे कोशिश करते हैं तो। वहीं सुकेत जी को भी आज मॉल में जो सब पता चला गया था उन्हें बहुत हैरानी थी। राजवंश खानदान का नाम सुनकर ईशानी इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे जानती है? वहीं सिर्फ डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी की वजह से या फिर कुछ और, वे बस ईशानी को बैग लेते हुए देख रहे। उन्हें भी लग रहा था कि शायद पहले जैसी हो सकती है ईशानी। वहीं दादा दादी को पता था कि ईशानी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती, इसीलिए ईशानी को आरती के साथ हाथ से बैग लेते देखकर वे थोड़ा हैरान थे। प्रिया तो शैतानी स्माइल कर रही थी क्योंकि वे ड्रेस उसने ही चूज़ किया था ईशानी के सबके सामने बुरा दिखाने और शर्मिंदा करने के लिए। ईशानी बैग लेकर उसके अंदर के ड्रेस को बाहर निकालकर
देखने लगी। फिर उस ड्रेस को देखकर वह डेविल स्माइल करते हुए बोली, वाह मिस मेहरा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी ओपन माइंडेड हैं। सब उसकी बात सुनकर कंफ्यूज थे। फिर सबकी नज़र ईशानी के हाथों में पकड़ी ड्रेस पर गई। वह ड्रेस बहुत छोटी थी, उससे पहनने से बदन ढकता कम और दिखता ज़्यादा। उससे तो अच्छा बिकनी या सब उस ड्रेस को देखकर हैरान थे। आरती जी भी उस ड्रेस को देखकर शर्मिंदा हो गई। उन्होंने तो ड्रेस को देखा ही नहीं था। ईशानी सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस मेहरा, आप क्या मुझे भिखारी समझ रही हैं जो मुझे ये सस्ती भीख से दे रही हैं? इस ड्रेस को देखकर लगता है कि जैसे किसी बार डांसर की ड्रेस है। फिर उस ड्रेस को देखकर वह थोड़ा उलट पलट कर प्राइस देखने लगी। वो ड्रेस पूरे 11,000 की है। अपनी इतनी महंगी ड्रेस मेरे लिए क्यों ले ली? इससे ज़्यादा महंगी और अच्छी शालीनता वाली ड्रेस मैं तो फ्री में दान दिया करती हूँ। ये ड्रेस तो मेरे काम करने वाली भी नहीं पहनेगी, उससे भी स्टैंडर्ड इस ड्रेस से हाई है। फिर थोड़ा हंसकर बोली, आप एक माँ क्यों नहीं एक काम क्यों नहीं करती? आप ये ड्रेस अपनी प्यारी बेटी को नहीं दे देती? उसे आपकी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। इतना कहकर ईशानी उस ड्रेस वहीं फेंक देती है जैसे वे कोई कचरा हो। वहीं आरती जी और बाकी सब शौक और शर्मिंदा थे। वहीं प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ईशानी की हिम्मत कैसे हुई इसकी इंसल्ट करने की। तभी दादी माँ गुस्से में से बोली, ये सब क्या है? तुमने ईशानी के लिए इतनी घटिया ड्रेस क्यों ली, और वो भी इतनी चीप कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए थे? अगर इतना ही कम पैसे थे तो तुम मेरी पोती के लिए ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी? दादाजी भी गुस्से से बोले। उसके दादा दादी भी जिंदा हैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अगली बार तुम्हें मेरी पोती के लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं समीर, दर्शित, रिहान, अयान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज सबके लिए कॉस्टली चीज़ें ही आई थी। प्रिया की ड्रेस तो 3 लाख की थी। फिर ईशानी के लिए ऐसा ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें भी आरती जी पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। आज सर्वेंट को भी गिफ्ट दिया गया था पार्टी में पहनने के लिए। उनकी ड्रेस भी ईशानी की ड्रेस से अच्छी और महंगी थी। वहीं सुकेत जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि जब सबके लिए इतनी अच्छी ड्रेस लिया है तो ईशानी के लिए भी ले लेते हैं, पर ऐसी ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी। वहीं आरती जी शर्मिंदगी से खड़ी थी क्योंकि उन्हें तो ड्रेस देखा ही नहीं था। ये ड्रेस तो प्रिया ने चूज़ किया था। आरती जी प्रिया को देखकर बोली, प्रिया, ये ड्रेस तो तुमने ही मुझे दिया था न? कहीं तुमने गलती से तो उठा नहीं लिया? उनकी बात सुनकर प्रिया हड़बड़ा जाती है और फिर मासूम बनते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए आरती जी को देखकर फिर बाकी सबको देखकर ईशानी इसे बोली, सॉरी ईशानी, इसमें मॉम की कोई गलती नहीं। लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है। मैंने गलत ड्रेस को उठा लिया था शायद। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की। अगर तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम मुझे एक ड्रेस ले लो, मैंने 2 ड्रेस लिया है। उसकी बात सुनकर सबको लगा शायद ड्रेस गलती से बदल गई होगी। दर्शित ने प्रिया को डांटते हुए बोला, तुम्हें देखना चाहिए था ना, ऐसे लापरवाही से ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी? तभी ईशान ने घृणा भरी नज़रों से प्रिया को देखते हुए बोली, मुझे डस्टबिन से कचरा उठाने की आदत नहीं है और ना ही दूसरों की चीज़ को लेकर पहनने का शौक़ है। लगता है ये सब को दूसरी की छोड़ी हुई चीज़ें दी जाती हैं। मुझे तो लगता है यह मेरा ख़ानदान की पुरानी परंपरा है कि दूसरी की फेंकी हुई चीज़ों को किसी और को पहनने के लिए दे दो। ईशानी के मन में इस वक्त घृणा और नफ़रत बढ़ रही थी, पर जब उसकी नज़र उसके दादा दादी पर पड़ी तो वो चुप हो गई। वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरा ख़ानदान उसके दादाजी और दादी माँ का भी है। वो यहाँ रहने के लिए सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि उसके दादा दादी खुश रहें। उनके ठीक होने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाली थी, इसीलिए वे उनके आगे कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वे आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अगर वे थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो शायद कुछ और भी बोल देती। आज उसकी हमेशा की कोल्ड और शांत नेचर के ऊपर उसके गुस्से और नफ़रत, जो इन सब के लिए सालों से उसके दिल में पनप रही थी, वे हावी हो गया था। ईशानी
को वहाँ से चले जाने के बाद दादाजी और दादी माँ, जो ईशानी की इमोशन अच्छे से समझ रहे थे, वे भी वहाँ से उठकर चले गए। आज उन्हें समझ आ गया था कि चाहे सब ईशानी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, अब उसके अपने परिवार के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसकी आंखों में उन सब के लिए नफरत थी जो आज दिखाई दी। उन्हें तो पहले से ही पता था कि ईशानी सिर्फ उनके लिए यहाँ रहती है, वरना इन लोगों के उसके साथ जैसा बर्ताव किया था, बच्ची तो यहाँ कभी आती ही नहीं। पर वे खुश थे कि उनके लिए सही, पर उनकी पोती उनके साथ तो है। वहीं लिविंग हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया था। सबको ईशानी की व्यंग भरी बातें अच्छे से समझ आ गई थी। अभी के लिए इतना ही।